Dear friends, today's topic is the preamble. आपका पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से हम आगे स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ मेरी वीडियोस ऑलरेडी मैंने डाल रखी हैं, आप उनको देख सकते हो। तो इसमें जो प्रियम्बल है ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका चाहे छोटे से छोटा एग्जाम आपका क्लरिकल से लेके और आपका यूपीएससी सिविल सर्विस तक इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जहाँ तक लॉ स्टूडेंट्स की बात है, उनके तो एलएलबी के जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट डू इन द प्रियम्बल, इट्स इम्पोर्टेंस एंड द इंटरप्रिटेशन यूज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अदर स्टैट्यूट्स। तो प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रियम्बल का मतलब है इंट्रोडक्शन, यू कैन से इट इज अ गेटवे टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर टू बी अचीव्ड बाय द थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो आपने देखा होगा काफ़ी जितने भी बीयर एक्ट्स हैं, आप कुछ चाहे आपका सीपीसी का है, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट का है या सीआरपीसी का है, तो शुरू में कुछ ना कुछ आपकी 3, 4, 5 लाइनें होंगी, और जो उस पूरे एक्ट के बारे में, जो उस एक्ट के बारे में या उस एक्ट के थ्रू अचीव करना है, तो वो सारा का सारा उनमें आपके प्रियम्बल में होगा। तो सेम वे जो आपका प्रियम्बल है, इसमें ये आपके बहुत सारे वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसमें, तो सबसे पहले आपका जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में, तो प्रियम्बल वहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, और उसमें सबसे पहली लाइन वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उसके बाद आयरलैंड 1937, जापान है तो वी द जापानीज पीपल, और इसकी प्रियम्बल में उनका एक दर्द दिखाई देता है। वो दर्द क्या है? नेवर अगेन बी विजिटेड विद द हॉरर ऑफ वॉर। क्योंकि आपको पता है कि हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटॉमिक बम गिराए गए, और जो वहाँ पे जिसका उनको रिपरकशंस आज तक उनको फेस करने पड़ रहे हैं, तो जो एक स्टोरेज ऑफ वॉर था, तो उन्होंने ये निश्चित अपना एक डिसीजन लिया प्रियम्बल के थ्रू, अपने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रियम्बल में साफ साफ मेंशन है कि हम ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। जर्मनी 1949 एक्सिस पावर, आपने पढ़ा हुआ है हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो उन्होंने भी द जर्मन पीपल इन एक्सरसाइज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अडॉप्टेड दिस बेसिक लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बेसिक लॉ। The French 1958 when the French people solemnly proclaim the Spanish nation desiring to establish justice, liberty, security। तो ये सारे मतलब आप देखेंगे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ पे जो लोग हैं दे आर द सोर्स ऑफ पावर, बेसिकली दे अडॉप्ट देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे यूएन चार्टर में भी वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन डिटरमाइंड टू सेव सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम द स्कॉरेज ऑफ वॉर। तो आप जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन उठाएंगे तो सभी में आपको ये प्रियम्बल मिलेगी, और जो हर प्रियम्बल मोस्टली आपकी जो है वो आपकी कमेंट्स होगी, स्टार्ट होगी लाइक इन इंडियन प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो प्रियम्बल है वो भी इसी से स्टार्ट होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो यहाँ पे जो देखने की बात है वो ये है कि वी द पीपल, यानी वी आर द सोर्स ऑफ पावर, वी आर गोइंग अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है आपके द पीपल की, राइट। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ पावर बेसिकली आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की है, द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपके जो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है कि जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अचीव करना है इंडियन पॉलिटी में, वो आपका सॉवरेन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सोशलिस्ट और सेकुलर जो है, और एक वर्ड आपका मैंने SSI लिख रखा है इंटीग्रिटी, ये जो 3 वर्ड हैं ये बाद में डाले गए हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 2 नहीं थे, तो सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, 3 ही वर्ड। तो ये बेसिकली वर्ड नहीं है, ये पूरा कंसेप्ट है पॉलिटिकल। इस पर आप चाहे 1 घंटा भी बोल सकते हैं। सॉवरेन क्या है, सोशलिस्ट क्या है, सेकुलर क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक क्या है। तो आप देखेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर्स बेसिकली मेन एडिफाइस है जिससे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। और इन पे आपका जब हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस पे डिस्कस करेंगे तो पूरा थ्रोली इन पे जाएंगे ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ आज मैं सिर्फ आपको एक पैरिफेरिक प्रिलिमिनरी आइडिया दूंगा इनके बारे में। तो जो सॉवरेन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द सॉवरेन? सॉवरेन आप अगर देखेंगे उठा के, तो सॉवरेन एक तरीके से आपका वी आर द सॉवरेन नेशन, यानी हमारे ऊपर किसी एक्सटर्नल कंट्री का कोई प्रेशर नहीं। वी आर टोटली फ्री टू डिसाइड आवर एक्सटर्नल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज द इंटरनल पॉलिसी, राइट। Though we are the part of the different organization, international organization like G20, Shanghai Cooperation Organization, BRICS, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके हम मेंबर्स हैं। तो इट डजंट मीन्स वी हैव सरेंडर्ड, पार्शियली सरेंडर्ड आवर सॉवरेनिटी। इट इज नथिंग लाइक दैट, बिकॉज देयर इज आवर द
economic interest, the diplomatic interest. तो we are totally free to devise our the foreign policy. Like अगर मैं यहाँ पे example दूँ, earlier we were slightly tilted towards the Russian, but now our foreign policy is slightly orienting towards the US, क्योंकि हमने बहुत सारे अभी नेगोशिएशन, बहुत सारे एग्रीमेंट किए हैं यूएस के साथ। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी, एक्चुअली इट इज़ डिसाइडेड बाई और ड्राइव्ड बाई द कंट्रीज इंटरेस्ट थ्योरी। तो जहाँ पे भी हमारा इंटरेस्ट हो, तो ऐसा इसका ये कहना मतलब नहीं है कि वी हैव सरेंडर्ड आवर सॉवरेनिटी, राइट। अगर इसमें आपका जो नेक्स्ट अगर आपका कंसेप्ट हम देखेंगे इसमें कि आपका सोशलिज्म आपका जो सोशलिस्ट जो वर्ड है सोशलिज्म, देखिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सोशलिज्म आपका अगर हम रशिया में भी सोशलिज्म है, लेकिन यहाँ मैं बात करूँगा चाइनीज जो एक्सट्रीम टाइप का जो सोशलिज्म है, तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म वो आपका बेसिकली कम्युनलिज्म सोशलिज्म है। तो यहाँ पर चाइनीज में क्या है कि आपने देखा होगा कि वहाँ कहने के लिए डेमोक्रेसी है, और वहाँ पर जो है ये कम्युनलिज्म यानी आपकी जो प्रॉपर्टी वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो स्टेट की प्रॉपर्टी होगी। और यहाँ पे जब आपके जब इसमें चाइना के अंदर माओ जेडोंग आए, तो यहाँ पे 1949 में जब मॉडर्न चाइना इस्टेब्लिश होता है, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं कम्युनिज्म साम्यवाद, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो लैंड लॉर्ड्स हैं उनकी ज़मीन लेके और वो पुअर लोगों को दे दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बाई फोर्स और बहुत एक्सट्रीम और बहुत फास्ट स्पीड से सोशलिज्म लेके आए, वो जो कि वो उस कंट्री के लिए बहुत घातक हुआ। और वहाँ पे जो एक क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी इंडेक्स में वो हर साल नीचे जा रहे हैं। और जहाँ पर कॉन्ट्री टू इंडियन सोशलिज्म वी हैव अडॉप्टेड द नेहरू गांधी ब्लेंडेड सोशलिज्म, यानी हमारा जो सोशलिज्म है वो आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ पंजाब की, तो पंजाब जब व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस उसके बाद एक सोशलिज्म की जो उसको आगे फर्दरेंस करने के लिए लैंड सीलिंग, हर स्टेट्स ने जो आपका लैंड है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसमें पंजाब का मैं एग्जांपल लेता हूँ, सभी स्टेट्स में लेके आए थे। वो डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। तो वहाँ पे 30 एकड़ तक एक सीलिंग लगा दिया। और जब आप देखेंगे आपके गोलकनाथ वाला केस जैसे है पंजाब का, जब हम फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे, या राइट टू प्रॉपर्टी मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें बहुत डिटेल से मैंने इस पर बता रखा है। तो आप वहाँ पर 30 के बाद जो 470 जो बैलेंस ज़मीन रहेगी उस जमींदार की, तो वो स्टेट ने बेसिकली क्या है कि अपने कब्जे में ले लिया, राइट। और उसका जो कंपनसेशन का एक जो तरीका जो पैमाना था उस पर भी बहुत सारे डिबेट्स हैं, उन केसेज में मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी उन सभी इश्यूज़ को। तो यहाँ पर इस तरीके से सोशल लेकिन चाइना का जो है वो एक्सट्रीम टाइप का सोशलिज्म था। तो यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी हमने इसको एज ए फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया। जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, गवर्नमेंट बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आना चाहती थी, तो उस तरीके से वो लोग कोर्ट में जा रहे थे राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से। द मोमेंट जैसे अगर सरकार क्या है कि आपका एक्विजिशन लेना शुरू करती है प्रॉपर्टी का आपका, तो इमीडिएटली लोग कोर्ट में जाके ऑनलाइन बोलते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी इज माई फंडामेंटल राइट दैट कांट बी टेकन अवे अगेंस्ट माई विल। तो इस तरीके से एक बड़ा एक इशू बना, और फाइनली इसको 48 में 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लेके और इसको फंडामेंटल राइट से निकाल के और इसको अंडर आर्टिकल 300A, तो यहाँ वहाँ पर इसको सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, ताकि गवर्नमेंट को जो आगे डेवलपमेंट करना था वो बहुत स्पीड से उसके। तो इस तरीके से आपका जो सोशलिज्म है इंडिया का, हाँ सोशलिज्म के दूसरे पर्सपेक्टिव भी हैं। अगर मैं बात बताना चाहूँ कि जैसे आपका सोशलिज्म जो सिंस 1991 जब LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो वहाँ पे जो पोवर्टी और डिस्पेरिटी डिवाइड वो बहुत ज़्यादा हो गया, डिस्क्रिमिनेशंस भी है, दो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जब हम आर्टिकल 15 और 16 करेंगे रिजर्वेशन, तो उसमें सोशलिज्म काफ़ी ब्रॉडर टॉपिक है। और ये सही बात है कि अभी तक हमने वी हैव नॉट अचीव्ड सोशलिज्म व्हाट वाज एक्सपेक्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आपका जो सेकुलर है, सेकुलर देखिए सेकुलरिज्म वी आर द सेकुलर कंट्री, यानी आपका देखिए कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि दे आर अपोजिट टू द रिलीजन, वी आर नॉट सच काइंड ऑफ कंट्री लाइक फ्रांस, USA, ठीक है, बट वी आर न्यूट्रल। द स्टेट विल नॉट अडॉप्ट एनी रिलीजन, स्टेट विल नॉट अडॉप्ट एनी रिलीजन। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी रिलीजन प्रोपेगेट कर सकते हो, यानी स्टेट कोई भी प्रेफरेंस नहीं लगाएगी, स्टेट किसी भी रिलीजन प्रैक्टिस पे टैक्स नहीं लगाएगी,
तो ये आगे जब हम सेकुलरिज्म, राइट टू रिलीजन, जो फंडामेंटल राइट को डिस्कस करें तो उसमें काफ़ी डिटेल में जाएंगे। तो इसमें जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि आपका जैसे नॉन सेकुलर कंट्री आपके मैं आपको बताऊँ जो मुस्लिम मोस्टली कंट्रीज़ हैं आपके, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, मोस्टली आपके उन्होंने अपना जो इस्लामिक स्टेट अपने आप को डिक्लेयर कर रखा है, चाहे वो आपके सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, पाकिस्तान हो, ठीक है, मिडल ईस्ट के मोस्टली कंट्रीज हैं, इराक, ईरान, ठीक है। तो ये आई थिंक 57 कंट्रीज हैं ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज। टर्की जैसे इसमें एक एक्सेप्शन है, टर्की आपका सेकुलर कंट्री डिक्लेयर करता है अपने आप को, हालांकि मुस्लिम की मेजोरिटी है वहाँ पे। और आपका जैसे मैं अगर बताऊँ भूटान, देखिए हमारा भूटान बहुत पड़ोसी देश है, और भूटान 2015 तक क्या था कि सेकुलर था, लेकिन वहाँ पे जो हिंदुइज्म है वो ज़्यादा है, हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने अपने आप को 2015 में अपने आप को हिंदू डिक्लेयर कर दिया। श्रीलंका हमारे बॉटम में है, और श्रीलंका ने अपने आप को बुद्धिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर रखा है। मालदीव्स नीचे है बिल्कुल, और मालदीव्स ने भी ये इस्लामिक स्टेट अपने आप को डिक्लेयर कर रखा है। इंग्लैंड जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है तो वो भी आपका सेकुलर नहीं है, जिसके हम कॉलोनी रही हैं। और डेनमार्क काफ़ी आपका यूरोपियन कंट्रीज का एक पार्ट है, और वो भी आपका सेकुलर नहीं है आपका। फिर एम्बिगियस आपको बताऊँ मैं, जैसे आपके बांग्लादेश और अर्जेंटीना आपका लैटिन अमेरिका में डाउन साइड है, अगर आप मैप पे जाके देखेंगे, और बांग्लादेश आपका यहाँ पर है। और बांग्लादेश में अगर आप ये देखोगे तो ये बहुत इस्लामिक एज वेल एज सेकुलर, तो काफ़ी आप देखोगे कि इस तरीके से ये। अब सेकुलरिज्म की जहाँ तक बात करूँ मैं, प्रेजेंट सिनेरियो, अब एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है कि यस सेकुलरिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आपको मेरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए, 2 वीडियो में। तो सेकुलरिज्म, कम्युनल वायलेंस, मॉब लिंचिंग, तो आपको पता है कि कहीं पे भी ऐसा काउ स्लॉटरिंग हो रही है, और जहाँ पे पता लग जाता है लोग उसको मार देते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते हैं। मॉब लिंचिंग में अभी सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी डायरेक्शन भी आई है। तो इस तरीके से देखिए कम्युनलिज्म, अभी कोई भी इशू हो जाता है, कोई कुरान जला दिया है, किसी ने कोई रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट कर दी, और तरीके से कम्युनल वायलेंस हो जाते हैं ड्यू टू सम वेस्टेड इंटरेस्ट। तो सेकुलरिज्म स्टिल हैज नॉट बीन फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट सो फार। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी क्या है कि डेमोक्रेसी से पहले मैं आपको बताना चाहूँ तो बहुत सारे कंसेप्ट है। डेमोक्रेसी कोई बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है, तो डेमोक्रेसी आपका नया कंसेप्ट है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डेमोक्रेसी आने से पहले बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट थे, जैसे आपका मोनार्की है, यूके के अंदर आज भी मोनार्की है, थियोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, ऑथोरिटेरियनिज्म है, फासिज्म है। तो ये जो पॉलिटिकल सेटअप सिस्टम थे, लेकिन डेमोक्रेसी क्या है, देखिए द रूल बाय द पीपल, द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। और अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करें तो जो आपके एग्जीक्यूटिव हैं, दे आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर अकाउंटेबल टू द कॉमन मैन। तो इंडिया में एक विशेष साइकिल बन जाता है, और अल्टीमेटली दीज अथॉरिटीज आर टू द अकाउंटेबल टू द कॉमन मैन, क्योंकि 5 साल के बाद उनके इलेक्शन में आना, और पीपल विल डिफीट देम नेक्स्ट, वोट नहीं कास्ट करेंगे उनके, अगर वो उन्होंने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपरली उस स्पीड से फॉलो नहीं किया। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, 1976 में जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी 1975 में इमरजेंसी थी, तो उसको फिर 76 में जब इलेक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट द कॉमन मैन हैड आउटथ्रोन दैट गवर्नमेंट, और जनता गवर्नमेंट पावर में आ जाती है। तो अल्टीमेटली इट इज़ द विल ऑफ द पीपल जो प्रिवेल करती है एट द एंड ऑफ द डे। और यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, देखिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों अलग अलग फंक्शंस हैं। ये तीनों जो हैं बच्चे हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्रिएटेड, और ये जो देखिए इनका काम है लॉ लागू करना, इनका काम है लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, और एग्जीक्यूटिव काम है लॉ लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। आपको पता है कि आई थिंक 55-56 मिनिस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। अब ईच मिनिस्ट्री इज हेडेड बाई ए कैबिनेट मिनिस्टर, सपोर्टेड बाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उसके नीचे फिर आपका एक सेक्रेटरी रैंक का जो IAS अफसर होता है, और फिर 2-3 आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी इस तरीके से होते हैं। तो वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉ आपका पार्लियामेंट में बनता है, और जुडिशरी जब जहाँ जो डाउट हो जाता है, या किसी एक्ट के किसी सेक्शन को चैलेंज किया जाता है, कोई पॉलिसी को चैलेंज किया जाता है, और फाइनली डिसाइड करते हैं। और ये भी एलिगेशन लगते हैं कि जो जुडिशरी है, इन्होंने अपने आप को आउटरीच कर दिया है, यानी इनके डोमेन में घुसे। ये जब डॉक्ट्रिन सेपरेशन हम करेंगे तो उसमें आपको डिटेल बताएंगे। तो यहाँ पे जो फेयरनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं आपका, जैसे स्पीकर और गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, लेकिन हमेशा उन पर डाउट रहते हैं, जैसे अभी राजस्थान मध्य प्रदेश का इंसिडेंट हुआ। और विप है आपका चाबुक मास्टर, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एंटी डिफेक्शन लोग पॉलिटिशियंस अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से बहुत जल्दी स्विच आउट करते हैं। लॉस ऑफ पॉलिटिकल मॉरलिटी है,
पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो प्रिवेल करती है, पोजीशन इन जस्ट टू अपोज इवन ऑफ गुड पॉलिसीज। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी एक्चुअल हम दोनों चीजें देख रहे हैं। और रिपब्लिक, देखिए रिपब्लिक क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, दैट इज अ रिपब्लिक। अगर हम यूके की बात करते हैं, यूके में क्या है कि आपकी जो क्वीन है दैट ऑफिस कम्स थ्रू द सक्सेशन, तो उनकी फैमिली में ही वो सक्सीड करता रहेगा वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन यहाँ पे जैसे अपने प्रेसिडेंट से कोविंद साहब है, तो ही वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट को वो अलग बात है कि यहाँ पर हमारा जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और आपका जो रिपब्लिक का मिलता है और डेमोक्रेसी का एक मैं फिर बता देता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, हम वी कांट गो फॉर द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रेफरेंडम हम डायरेक्ट नहीं करा सकते, राइट टू रिकॉल नहीं करा सकते, आपका प्लेबिसाइट नहीं करा सकते। आप स्विट्जरलैंड वगैरह दूसरे छोटे कंट्रीज है, उसमें क्या है पॉपुलेशन मिनिस्क्यूल है, तो देयर डिसीजन आर टेकन स्ट्रेट वे बाय द पीपल इटसेल्फ। हम तो 5 साल में एक बार वोट कास्ट कर देते हैं, उसी में 1000 करोड़ का खर्चा हो जाता है। तो ये सारे एंगल देखते हुए जब जो वर्स्ट एरिया, तो वर्स्ट पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो उन कंट्री में जनरली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है। यानी जो आपके नुमाइंदे, जो आपके एमपीज हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोग आपके बिहार पे डिसीजन लेते हैं। एक बार आपने उनको 5 साल के लिए चुन के भेज दिया, तो वो आराम से वहाँ पे चाय कॉफी पियेंगे और दे विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ लॉ हैज टू बी पास्ड। आप यू जस्ट वेट, इफ दे आर मेकिंग गुड लॉ यू वुड बी हैप्पी, इफ दे आर गोइंग अगेंस्ट योर विल ऑब्वियसली यू वुड बी वरीड एंड यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। तो यहाँ पर अब आपके बात करते हैं आगे जस्टिस। अब देखिए जस्टिस की जब तक मैं बात करता हूँ कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, अब जो इसमें जो जस्टिस जो ये हमने अडॉप्ट किया है रशियन रेवोल्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है। और यहाँ पर आपका सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, और भीमराव अम्बेडकर साहब ने तो बोला भी था कि ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ना, पॉलिटिकल जस्टिस, ये किसी काम का नहीं है जब तक आपको कॉमन मैन को या डिप्राइव्ड क्लास को सोशियो इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं मिलेगी, उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। तो ये फिर आगे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये आपके जो कंसेप्ट है ये हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ये हमने उनसे इंस्पायर्ड होकर लिया है। तो देखिए लिबर्टी 5 तरह की है, थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, यानी मैं जिसको चाहूँ जो थॉट ले सकता हूँ, मैं जो जैसे चाहूँ एक्सप्रेस कर सकता हूँ। बिलीफ मेरा जो हो सकता है आई कैन कंटिन्यू विद दैट बिलीफ। फेथ एंड वर्शिप, मैं जिसकी पूजा करना चाहता हूँ या जिस रिलीजन को प्रोफिकेट करना चाहता हूँ आई कैन कंटिन्यू, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है, वो फंडामेंटल राइट्स में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। इक्वलिटी आपकी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये हम आर्टिकल 14, 15, 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फ्रेटर्निटी आपका अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और यहाँ पर देखिए कई बार मैंने क्वेश्चन देखा था JLEF, ये आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है। और जस्टिस 3 टाइप्स का है, लिबर्टी आपकी 5 टाइप्स की, 1, 2, 3, 4, 5। और इक्वलिटी आपकी स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी 2 तरह की है, फ्रेटर्निटी 1। तो ये मैंने क्वेश्चन देखा था तो कई बार फैक्चुअल चीजें पूछ दी जाती हैं। और ये अगर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर आपको याद ना रहे, बाई चांस कन्फ्यूजन हो भी जाए, तो याद रखना कि जो डिक्शनरी में आपका सबसे पीछे आता है वो यहाँ सबसे पहले है, जैसे V तो C, ये O है तो ये E, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये जैसे एक मैं आपको हिंट बता रहा हूँ कैसे आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। और अब जो आपका प्रीएम्बल है, देखिए अब प्रीएम्बल का क्या है, प्रीएम्बल का यूज क्या है, सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन तो है प्रीएम्बल का क्या। देखिए आपका 1973 तक इसका कोई यूज नहीं हुआ, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली यू कैन से। क्यों? क्योंकि ये ना ही तो कोई सोर्स ऑफ पावर है, ये जस्ट रिटेरिएशन है जो अंदर लिख रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ना ही ये कोई लिमिटेशन इम्पोज करता है। इट इज समथिंग एडिशनल और रिटेरिएटिंग द सेम फीचर्स व्हाट आर मेंशन इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूज इन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसका बताता हूँ आपको। एक जस्टिफिकेबल देखिए कोई भी अगर आपकी मान लिया किसी की FIR कटती है तो प्रॉपर स्पेसिफिक सेक्शन में जाके कटेगी ना। मर्डर है 302 जिसमें पनिशमेंट सेक्शन है, या कोई चैलेंज होगा तो तो कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्शन होगा, तो प्रीएम्बल में तो कोई सेक्शन नहीं होता। तो प्रीएम्बल इज जस्ट रिटायरेशंस, यू कैन द समरी, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, नॉट सेल्फिंग, द की फीचर्स ऑफ यू कैन से द गेटवे ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पर ये जस्टिफिएबल नहीं है आपके DPSP की तरह, यानी अगर इनका वायलेशन हो जाता है तो कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने आर्टिकल में ये है तो आप उस फॉर्म में जा सकते हो, लेकिन अदरवाइज इटसेल्फ प्रीएम्बल इज नॉट ए जस्टिफिएबल। अब ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। देखिए वी बेरुबेरी का केस आता है 1960 में फर्स्ट टाइम, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रीएम्बल है और कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, योर एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस फ्रॉम द आर्टिकल 1 फ्रॉम द पार्ट 1।
और जब ये पार्टी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का तो फिर इसको अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट से एक मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो प्रीएम्बल भी उसी प्रोसेस से होके हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, पास किया, राइट। लेकिन जब केशव भारती का केस आता है 1973 को, जिसको हम फंडामेंटल राइट केस भी बोलते हैं, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उस जो मिस्टेक बेरोबेरी केस में होती है उसको सुधारते हैं और कहते हैं कि नो, preamble is a very much integral part of the constitution. If it is a part of the constitution, it can be amended like any other provision of the constitution. तो यहाँ से रास्ता खुलता है कि हाँ, preamble को आप अमेंड कर सकते हैं। तो इसलिए फिर जो आपका आज तक आपकी प्रीएम्बल में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, और जिसमें एसएसआई, द सोशलिस्ट सेकुलर आई फॉर इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड आते हैं और ये क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये अमेंडमेंट है और फिर इसका यूज क्या है अल्टीमेटली, व्हाट इज अ यूज? तो यूज यही है कि आपका अगर कहीं किसी पर्टिकुलर आर्टिकल का या सेक्शन का रिस्पेक्टिव किसी भी स्टैट्यूट में अगर किसी 2 मीनिंग निकलते हैं और एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट है, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो फिर आप प्रीएम्बल को प्लीज एक बार देख लें। तो प्रीएम्बल में देख के और फिर उसकी इंटायर एक्ट की उसकी स्प्रिट क्या कहती है, तो यानी ये मीनिंग निकालने में, ये हिडन मीनिंग समझने में, ये ओवरऑल स्कीम समझने में यूज किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में, आपका केशव भारती में, आपका मिनर्वा मिल्स केस में, आपका आईआर पोलो केस में, लिस्ट इज एंडलेस वेयर द सुप्रीम कोर्ट हैज रिटायरेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल। तो यहाँ पर इसको अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन 70 इसमें आपका बेसिक फीचर थ्योरी, बेसिक फीचर्स वो होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, फीचर्स हैं, जैसे आपका सॉवरेन है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है, तो वो उनको अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आप ये कहोगे कि फिर प्रीएम्बल में अमेंडमेंट कैसे कर दिया? तो प्रीएम्बल अमेंड करके ये तो ऐड किए हैं, जो हिडन मीनिंग थे, जो पूरे फ्लॉ था कॉन्स्टिट्यूशन स्प्रिट का, वो ऐड किया है इनफैक्ट, ठीक है ना। तो कोई रिड्यूस नहीं किया है, कोई डिमिनिश नहीं किया है इसको। तो यहाँ पर आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, वो मैं दोबारा फिर आपको बता रहा हूँ कि वो मेरी वीडियो आप देखिए, उसको बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा सारा। तो यानी अब बात पते की बात ये है कि प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। इसको दूसरे प्रोविजंस की तरह इसको भी अमेंड किया जा सकता है। आपका आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर बताता है, उस पर ऑलरेडी वो मैंने बना रखी वीडियो, तो आप उसको देख सकते हैं या बेयर एक्ट में जाकर 368 पढ़ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपके अब जो न्यू चैलेंजेस हैं, आपका डिजिटल, अब वी आर सॉवरेन ऑब्वियसली, लेकिन आपका जो डिजिटल से आपकी जितने भी आपका डाटा है, आपका चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, तो इन मोस्टली इनके सर्वर कहाँ हैं? यूएसए में, यूएसए बेस्ड नहीं है। तो जो केबल सी के थ्रू जा रखी है, तो डाटा पहले वहाँ जाता है, फिर वहाँ से आपका यहाँ पे परकोलेट होता है। तो अल्टीमेटली जो स्टोरेज इशू है वो बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है, और सब सारी आपकी इन्फॉर्मेशन, जो डिजिटाइजेशन है वो अपने आप में एक थ्रेट है। तो यहाँ पर जिसको हम साइबर सिक्योरिटी बोल सकते हैं, तो डिजिटल सॉवरेनिटी डाटा लेके आए, तो यहाँ पर भी हमें जो हमारी गवर्नमेंट को है उसको काम करना पड़ेगा। सोशलिज्म मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, सेकुलरिज्म भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डेमोक्रेसी भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब प्रोपोर्शनल इक्वलिटी की बात करते हैं। तो प्रोपोर्शनल इक्वलिटी देखिए, वो हम डिटेल में जब रिजर्वेशन पे वीडियो बनाएंगे, जैसे सब क्लास है, अभी स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह का केस आया कि क्या एससी में भी सब क्लासिफिकेशन, जैसे बीसी बैकवर्ड क्लास होती है, बीसी ए बी, तो जो बैकवर्ड क्लासेज है उसमें भी जो मोस्ट बैकवर्ड है उसको अलग से कैटेगराइजेशन दिया जाए। यानी आपकी जो 341 जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट जो एक लिस्ट बनाते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, वो उससे, तो यानी मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि हर बार स्टेप आते हैं, हर बार कोशिश होती है सोशलिज्म बढ़ाने की, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेनिफिट्स हैं वो जो नीडी लोग हैं वहाँ तक पहुँचे। तो दिस इज द ओवरऑल अबाउट द प्रीएम्बल। और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कि प्रीएम्बल, इसके बारे में ये स्टेटमेंट किसने दी, तो आप इनको जरा एक बार थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें देख लें। जैसे मैं एक बार एक क्वेश्चन आपको बोलता हूँ कि द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश 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 ऑस्ट्रेलिया, और अगर यूएसए है तो यूएसए में भी मॉडल डेमन। आपका प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अर्नेस्ट बार्कर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं कि आपके यूके के, तो इस तरीके के क्वेश्चंस कभी कभार पूछ ले जाते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द प्रीएम्बल। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को एक बार देखिए, फिर दोबारा देखिए, नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप योर टॉपिक वुड बी क्लियर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।